जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं 12 जनवरी के सेट सॉल्यूशन में। आज आप सभी को पता है विवेकानंद जी की जयंती भी है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 41 की तरफ, यानी आज के सेट का प्रश्न 41 से शुरू होता है। मैथ्स का 41वां क्वेश्चन है, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 बड़ी है, तो संख्या क्या है। एक बात बताइए कि 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1/4। और 1 को इसमें छोटी संख्या कहा गया है प्रश्न में, और 4 को बड़ी संख्या कहा गया है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों का अंतर, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का कितना अंतर हुआ, 3। और ये 3 किसके बराबर दिया हुआ है, 12 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, तो बड़ी संख्या है 4, 1 बराबर है 4 के, तो 4 गुणे 4 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16। अब ये जो देखिए हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं 1/4 या 1/3 कुछ भी, तो ये एक यूनिट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, ठीक है। प्रश्न में एग्जैक्ट डेटा क्या होगा, तो जो 12 दिया हुआ है वो एग्जैक्ट डेटा होगा, और इस 4 के बदले जो हमने 16 निकाला ये एग्जैक्ट डेटा होता है, ठीक है। तो ये बात उम्मीद करता हूं कि आप समझते भी होंगे। बाकी बहुत लोग इसको x मान के भी बनाए होंगे, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा अगर करके बनाते हैं तो इस स्थिति में आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 25% 1/4, अच्छा 1 4 3 का अंतर, 3 12 के बराबर, 1 4 के बराबर, 4 16, ठीक है। आंसर तुरंत आ गया, ओरली आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न संख्या 42 की तरफ। और आप सब में से बहुत लोग मैसेज करके बोलते हैं कि कैसे टाइम कम किया जा सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये तरीका जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक टाइम कम नहीं होगा। क्वेश्चन तो नो डाउट आपसे बनता होगा और आगे भी बनेगा, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक कह रहा है कि 3:4 है, कितना है, 3:4 है, और दोनों में 3-3 वर्ष जुड़ रहा है, दोनों में 3-3 वर्ष जुड़ रहा है, तो कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ये बात हमने लिख दिया। ये बात वैसे उतना जरूरी भी नहीं था लिखना, ठीक, ये बात उतना जरूरी भी नहीं था लिखना। क्यों, क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ पे 3x 4x, 1 का गैप, 1 कितने के बराबर, यहाँ 3, x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ वैल्यू रखिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो इस तरीके से भी देख लें कि ये आपने इक्वेशन लिखा 3x + 3/4x + 3 बराबर 4/5, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 3। और अब कह रहा है कि 21 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इनकी आयु का अनुपात आज क्या है, तो आज है 3x/4x, यही है ना। और 21 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप, +21 और ये x की जगह पे कितना है, 3, तो यहाँ x की जगह पे 3 रखिए, कैलकुलेट करिएगा, आएगा इसका 33 और इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आ जाएगा 10/11, और वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 43 की तरफ। एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको त्रिज्या दी हुई है और तिर्यक ऊंचाई का मतलब तिरछी ऊंचाई बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास शंकु का फिगर आपको दिख रहा है, ये आपको शंकु का फिगर दिख रहा है ना, ठीक। तो ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है ऊंचाई, और ये जो है तिरछी ऊंचाई है, ठीक है, जो तिरछा किया हुआ है, जिसको हम अपने त्रिभुज में कर्ण के नाम से जानते हैं। ये तिरछी ऊंचाई हो जाता है, ये वाला ऊंचाई हो जाता है, और ये वाला आधार की त्रिज्या हो जाता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है आयतन का शंकु का, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। देखिए बेलन को 3 भागों में काट देने पे एक भाग जो होगा, एक हिस्सा जो होता है वो शंकु होता है, तो 1/3 πr²h इसीलिए हो गया। वैसे बेलन का क्या होता है आयतन, πr²h, उसी में 1/3 कर देते तो हो जाता है शंकु का। अब यहां से 1/3 किया, पाई का वैल्यू 22/7, r बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 6, तो हमने 6 मान लिया। अब देखिए हमको एक बात बताइए कि ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो, ये 10 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये समकोण है, क्योंकि यहां भी देखिए लंब गिराया जाता है ऊपर से, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। तो ये वाला आप निकाल सकते हैं बिल्कुल,
देखिए क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटाइएगा तो आएगा 64, और 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 8। तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, 8। तो यही मैंने यहाँ पे ऊंचाई की जगह पे h रख दिया 8। ठीक, ये प्रश्न में नहीं दिया होता, ये आपको इसके और इसके हेल्प से निकालना था। तो आपका आंसर आ जाएगा 301.7। और सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 44 की तरफ। एक संख्या की क्रम से 2 तथा 3 तथा 7 अंक से विभाजित किया जाता है। कितने से, सॉरी ये प्रश्न तो मैंने लिखा ही नहीं है। एक काम करेंगे आप सभी, ये प्रश्न संख्या 44 जो है इसको आप 8541860978 इस पर मुझे या तो व्हाट्सएप कर देंगे। जिन लोगों से नहीं बनेगा वो लोग, जिन लोगों से नहीं बनेगा वो लोग मुझे ये प्रश्न व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, और अगर जिन लोगों से बन गया होगा तो वो मुझे इसी YouTube के कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपका आंसर इसका कितना आ रहा था। ठीक है, क्या करेंगे आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा था। ठीक है, और जिन लोगों से नहीं बनेगा वो मुझे इस प्रश्न को व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 45 की तरफ। प्रश्न संख्या 45 क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1008 को किस अंक वाली संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये अगर आप ऑप्शन से बनाइएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि 1008 है, 1008 को किस अंक से विभाजित करें। ठीक, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 9, 4, 8, 7। अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा कि इसको आपका जो भागफल आएगा वो आ जाएगा 144, और 144 जो है वो एक पूर्ण वर्ग है किसका, 12 का। तो ये ऑप्शन से जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, तो ऑप्शन में दिया हुआ था 9, 4, 8 और 7। बाकी किसी से भी भाग दीजिएगा 7 के अलावा तो वो भागफल जो आएगा वो एक पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। प्रश्न संख्या 46 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 289 जो रूट के अंदर है, फिर भागा x वो भी रूट के अंदर है, बराबर दिया हुआ है 1/5 के। तो हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। अब एक बात आप हमें बताइएगा, ठीक, कि ये जो है वो भागा का साइन है। ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये जो नीचे दिया हुआ है ये भी 5वीं भागा में एक तरह से देखा जाए तो किसके, 1 के। तो ये बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए 289 जो है वर्ग, अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो हो जाएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर की जगह तो आता है 289। ठीक है, 5 इधर भागा में था, इधर आके गुणा में, और इधर देखिए √x भागा में था, इधर आके गुणा में, 1 के गुणा में हो गया, इसलिए 1 गुणे √x तो √x ही हो जाएगा, मैंने वही लिख दिया। अब हमें मिल गया √x बराबर 85। क्या मिला, √x बराबर 85। तो हमें पूछा कि x का मान क्या होगा। तो हमको पता है कि रूट हटाने के लिए सर स्क्वायर किया जाता है। क्यों, क्योंकि √x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x के पावर हाफ। अब हाफ हटाने के लिए यहां 2 से गुणा तो करना पड़ेगा ना जी, 2 से 2 तभी तो कटेगा। ठीक, तब तो जाके x बचेगा। अब देखिए हमें एक बात और भी पता है कि सर कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन बराबर के दोनों तरफ वही काम करना होगा। तो हमने इधर x लगाया था, x स्क्वायर यानी इधर स्क्वायर किया था, इसलिए इधर भी स्क्वायर कर दिया। तो अब आपको x का वैल्यू कितना आ गया, 7225। कितना आ गया, 7225। क्लियर है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 47 की तरफ। प्रश्न संख्या 47 भी आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, दिया हुआ है कि रूट के अंदर ये जो आपका प्रश्न है, यही आपका प्रश्न है। कह रहा है कि इसको कैलकुलेट करने पर आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए कि आप इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे या नहीं निकाल पाएंगे। जैसे देखिए 0, 1 पॉइंट में है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100। तो 1 का बाहर निकलेगा तो 1 ही रह जाएगा, और 100 निकलेगा तो 10 रहेगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 0.1 यानी 0.1, तो वही हमने बाहर लिख दिया। आप भी इस तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं कि 81 को बाहर निकाले, 81/100, फिर 9 और फिर पॉइंट। फिर उसी तरह से 121 को 11 बाहर निकला, नीचे 100 निकला, 11/10 फिर पॉइंट। फिर उसी तरीके से ये 4 अंकों में बाहर निकलेगा तो ये 2 अंक बाहर का रह जाएगा। और फिर देखिए इसमें आपको कारीगरी कहां करना है, मतलब दिमाग कहां लगाना है, ये तो आप कर लिए होंगे यहां तक। यहां पे ध्यान दीजिएगा जोड़ने में, क्या ध्यान देना है जोड़ने में, कि लास्ट डिजिट
मतलब कितने अंकों के बाद यहां पे दशमलव लगाए, तो कहीं कहीं एक अंक के बाद आया है, देख पा रहे हैं आप, और कहीं कहीं 2 अंक के बाद आया है। तो आपको क्या करना होगा कि जो 1 अंक वाले हैं उनके लास्ट में 0 बिठा दीजिएगा। जैसे देखिए 0.1 था, हमने 0 लास्ट में बिठा दिया, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद आप 0 बिठाइए भी तो कोई वैल्यू उनका नहीं होता, ठीक। लेकिन हमको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। यहां पे 0.9 के बाद हमने 0 बिठा दिया, 1.1 के बाद 0 बिठा दिया, क्यों? क्योंकि हमको एक जगह ये वाला भी मिला है, क्या? 0.03। अब आप इनको जोड़िएगा लिख के, तो आप आसानी से जोड़ लीजिएगा, और आपको जोड़ने के बाद आपका आंसर कितना आएगा? 2.13। कितना आएगा? 2.13। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 48 की तरफ। 48 प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है? ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी ट्रेन किसी को पार करे तो आपको जरूर ध्यान देना होगा कि ट्रेन किसको पार कर रही है। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी खंबे या किसी पोल, ठीक, या किसी पेड़ जैसी लंबाई को पार कर रही हो तो उनकी लंबाई नहीं मानी जाती, ठीक है, यानी उनका डिस्टेंस 0 मान लिया जाता है। जबकि अगर ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही हो, या फिर किसी अन्य ट्रेन को पार कर रही हो, या फिर किसी ओवरब्रिज को पार कर रही हो, या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, तो उसकी लंबाई इंक्लूड की जाती है और वो दोनों मिलाकर के टोटल डिस्टेंस हो जाता है। उसी तरीके से इस प्रश्न में ट्रेन की लंबाई 300 और प्लेटफॉर्म की लंबाई 900, तो ये टोटल दूरी कितना हो गया? 1200, ठीक है। ट्रेन को कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 12 सेकेंड, यानी कि अब देखिए लंबाई जब दिया हुआ दूरी जो तय कर रहा है वो मीटर में अगर तय कर रहा है तो तय है कि हमें इसका यूनिट स्पीड का मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मिनट को सेकंड में बदल दिया, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 12 मिनट 12 सेकंड रह गया, तो टोटल 72 सेकंड हो जाएगा। अब भाग दीजिएगा आप, तो ये बताइए दूरी है और नीचे वाला समय है, दूरी बटे समय क्या होता है? चाल। आपका चाल आ जाएगा कितना? 50/3। कितना आ जाएगा? 50/3। अब लेकिन प्रश्न में पूछा है कि हमको किलोमीटर प्रति घंटा में जवाब देना है, तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा अगर पहले दिया रहता है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, तो 5/18। क्या? 5/18, ठीक है। जबकि मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5। कितना? 18/5। ये बात कैसे होता है तो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर तो कितना मीटर? 1000 बटे 1 घंटा तो कितना सेकंड? 3600। तो यही आप जब कटाते हैं तो कितना आ जाता है? 5/18, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। ये जो होता है वो यहाँ क्या किया था? मीटर में बदले थे, यहाँ सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड के लिए हो जाता है, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि बड़ी यूनिट को छोटी यानी मीटर में अगर किलोमीटर में बदलना है तो भाग देना होता है, तो हम यहाँ पे 5 से भाग देते हैं, यहाँ पे 18 से। होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहीं पे 50/3 दिया हुआ था ना, आइए आपको समझा ही देते हैं ये बात ताकि आपको दिक्कत ना रहे कभी। जैसे 50 दिया था और 3 दिया था, यही दिया था ना, इसको हमको बदलना था किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो ये ऊपर वाला है मीटर और ये नीचे वाला है सेकंड, तो मीटर 50। अब देखिए किलोमीटर में बदलना है तो हमने क्या किया? 1000 से भाग दे दिया, ठीक। उसी तरीके से यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3, ये है सेकंड, तो क्या किया? इसको 3600 से भाग दे दिया। किससे? 3600 से भाग दे दिया। अब जब 3600 से भाग दिए तो ये कट गया और 3600 और 1000 कट के आ जाते हैं, ये ऊपर में हो जाता है 5, ये हो जाता है 18। तो अब देखिए ओवरऑल आप क्या लिखते हैं? 50 बट्टा में क्या आया? 3 गुणे नीचे वाला 18 ऊपर आ गया उलट के, और ये नीचे का 5 नीचे ही रह गया, ठीक है। और यहां से जब कैलकुलेट की जगह आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्यों कभी 5/18 होता है और कभी 18/5? मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हमारे पास 2 लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक। प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, लेकिन वे दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं, परंतु बी काम खत्म होने से 10 दिन पहले ही चला जाता है, तो ए कुल कितना दिन काम किया? अब एक बात बताइए कि आप और मैं एक काम शुरू करते हैं, ठीक है। आप उस काम को छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद भी मैं 10 दिन तक काम करता हूं, ठीक है। तो मैं कुल कितना दिन काम किया? इसका मतलब कि मैं शुरू से अंत तक काम किया, यह बात कहा जा सकता है,
ठीक है, कहा जा सकता है। तो पहले ये पता कर ले कि टोटल काम कितना है। तो आप अगर अकेले करते हैं तो 45 दिन लेते हैं, मैं अगर अकेले करता हूं तो 30 दिन लेता हूं, यानी ए अगर करता है तो 30 दिन, बी करता है तो 45 दिन। एलसीएम जो टोटल डे लगते हैं उनका एलसीएम निकालिएगा, टोटल वर्क आता है, ये हो गया 90। ठीक है, अब एक बात बताइए कि 30 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम, तो 90/30 यानी 3 काम एक दिन में। उसी तरीके से बी 45 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में 2 काम। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब बताइएगा कि ए और बी दोनों साथ साथ काम शुरू किए थे, लेकिन बी काम छोड़ दिया, उसके बाद भी 10 दिन तक काम करता रहा कौन, ए। यानी कि एक बात बताइए, एक दिन में ए 3 काम करता था और बाद में जो 10 दिन किया तो 3 × 10 यानी कि अकेले ए ने 30 काम किया होगा। टोटल काम 90 था, जिसमें से अकेले लास्ट का 10 दिन ए ने किया तो 30 दिन वो काम कर लिया, 30 काम वो कर लिया। तो 90 में से जब आप 30 घटा दीजिएगा, यानी कि जो 60 काम है वो मिल करके किया है किसने, ए और बी ने। ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम, क्योंकि 3 काम ए का, 2 काम बी का। तो 60 काम को ए और बी मिल करके किए हैं तो 5 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि ए और बी इस 90 काम में 12 दिन तक साथ साथ काम किए हैं। इसके बाद ए ने आखिरी के 10 दिन काम किए हैं, तो 12 दिन बी के साथ और अकेले 10 दिन, तो टोटल ए ने कितना दिन काम किया, 22 दिन। आपको समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, और आप भी जब भी कोई काम व्यक्ति छोड़ने वाला आ जाए, ये कितने दिन बाद छोड़ेगा, इसने कितना दिन अधिक काम किया, तो पहले उसका काम निकाल लीजिए और उस टोटल काम में से घटा लीजिए और इसके बाद बनाइए। इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप अज्यूम नहीं कर पाएंगे इस बात को। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 50 की तरफ। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 है तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। अब एक बात मुझे आप बताएंगे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि साधारण ब्याज देखिए क्या है कि इस साल अगर 20 रुपया आप किसी को ब्याज दे रहे हैं तो अगले साल भी 20 ही रुपया देना पड़ेगा, उसके अगले साल भी 20 ही रुपया देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अगर इस साल आप किसी को ब्याज 20 रुपया दे रहे हैं तो अगले साल 20 रुपया से ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मूलधन पे ब्याज लग रहा था वो तो चलिए ठीक है, लेकिन इस बार जो आपके पास 20 रुपया ब्याज हो गया, अब इस 20 रुपए पर भी ब्याज लगेगा। ठीक उसी दर से, इस वजह से चक्रवृद्धि ब्याज वाला पैसा हर साल ज्यादा बढ़ता है, जबकि साधारण ब्याज वाला पैसा एक समान दर से बढ़ता है। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि 2 साल में उसको देने पड़े थे कितने रुपए, 40 रुपए साधारण ब्याज, जबकि उसी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया था 40.80 रुपया। ठीक है, अब एक बात आप मुझे बताएंगे कि 2 साल का साधारण ब्याज अगर 40 रुपया तो 1 साल का कितना, 20 रुपया, क्योंकि हर साल बराबर बराबर दिया जाएगा। तो 40 में 2 से भाग मार दीजिए, 20 रुपया, यानी हर साल वो साधारण ब्याज कितना दे रहा था, 20 रुपया। अब देखिए हुआ क्या कि पहले साल में, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि पहले साल तक आपके पास कोई नया ब्याज नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे साल में जैसे ही ये गया होगा, जैसे आपको एक ग्राफ से समझा रहा हूं, मान लीजिए ये P है, इस पर 20 रुपया पहले साल में लगा, दूसरे साल में भी 20 रुपया लगा। ठीक है, तो ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज की बात आएगी तो इस 20 रुपए पर भी ब्याज लगा होगा। ठीक है, और इस 20 रुपए पर कितना ब्याज लगा होगा, तो 10.80 लगा होगा, तभी तो टोटल जोड़िएगा तो 40.80 आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो पैसा 10.80 लगा है वो 20 रुपए पे लगा है। यानी कि अगर आप ये मान लें कि मूलधन 20 ही रुपया रहा होगा तो उस पे 1 साल के लिए ब्याज देना पड़ेगा 80 पैसा। ठीक है, तो 80 पैसा ब्याज देना पड़ता है 20 रुपए पे। अब परसेंटेज में बदल लीजिए, 80/20 × 100। ठीक, यहां से जब आप परसेंटेज ब्रेक कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4%। और इसी अप्रोच को आप भी अपनाइए अगर आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन, देखिए सब क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में नहीं बनता। अगर आपके पास 10 क्वेश्चन है तो उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप बेसिक से ही बनाएंगे, लेकिन 7 क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट करके बना लेते हैं तो आप टाइम बचा लेते हैं, और वही 7 क्वेश्चन का बचाया हुआ टाइम आप 3 क्वेश्चन में दे करके आप सुपीरियर हो जाते हैं। ठीक, तो आप इस तरीके को जरूर अपनाइए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 51 की तरफ। प्रश्न संख्या 51 क्या है कि हमारे पास प्रश्न संख्या 51, किसी धन
कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो धन ज्ञात करें। अब इस प्रश्न को भी आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि 7 वर्ष, ठीक, कोई धन है जो 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज में 150 का अंतर होता है। यानी कि मान लीजिए कि 7 वर्ष पे जो वो साधारण ब्याज दे रहा था, 10 वर्ष पे देने गया तो 150 रुपया ज्यादा देना पड़ा। यानी 3 वर्ष अगर समय बिताया तो 150 रुपया ज्यादा दिया। और साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर बढ़ता है, यानी 150/3 कर दीजिए, यानी हर वर्ष 50 रुपया उसको ज्यादा देना पड़ा था। यानी कि 1 वर्ष के लिए उसका साधारण ब्याज क्या रुपया लगा? 50 रुपया। ये बात आप समझें, ठीक है। 1 वर्ष के लिए कितना ज्यादा लगा? 50 रुपया। तो हमने साधारण ब्याज मान लिया 50 रुपया। क्या मान लिया? साधारण ब्याज मान लिया 50 रुपया। मूलधन मैंने मान लिया X या P, जो भी आप मान सकते हैं। हमने समय 1 ही वर्ष मान लिया। क्या मान लिया? हमने समय 1 वर्ष मान लिया। दर क्या था? 5%, ठीक है। दर क्या था? प्रश्न में दिया हुआ है 5% और बट्टे 100। तो साधारण ब्याज बराबर होता है ना मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने ध्यान दीजिएगा कि 1000 रुपया क्या किया था? उधार लिया था, ठीक है। कैसे ये प्रूफ कर सकते हैं आप? तो एक बात बताइए कि 1000 रुपया पे अगर 5% का ब्याज लगाया जाए तो 50 रुपया होता है, ठीक है। और 3 साल में 150 रुपया देना पड़ रहा है। इसका मतलब एकदम आप सही है कि वो व्यक्ति 1000 रुपया उधार लिया था 5% की दर से। तो आप भी इस तरीके को सोचना प्रारंभ कीजिए। अगला प्रश्न है 52। प्रश्न संख्या 52 क्या है? किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यही बात आपसे पूछा हुआ है। क्या दे रहा है? किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है, ठीक है। कितना है? 64% है। लागत मूल्य जो है, यानी लागत मूल्य किसको बोलते हैं? जो उसका क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो जो उसने मूल्य निर्धारित किया उसका 64% है लागत मूल्य। यानी प्रश्न में क्रय मूल्य कितना हो गया? 64%। कितना हुआ? 64%, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि तदनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पे। अब देखिए किसका 64% 64 होगा भाई? तो 100 का। हमने मान लिया कि लागत मूल्य उसका कितना रहा? 64, ठीक। यानी कि उसने निर्धारित कितना किया होगा? 100। अगर उसने 100 निर्धारित किया था तभी तो उसका 64% 64 हुआ ना, ठीक। अब बताइए कि उसने निर्धारित किया 100 रुपया, लागत हुआ 64 रुपया, फिर कह रहा है कि निर्धारित मूल्य पर 12% का छूट दे रहा है। यानी कि अब जब वो वस्तु बेचना चाहेगा तो 100 रुपए की वस्तु पे 12 रुपए का छूट देगा, यानी 88 रुपए में बेचना चाहेगा। कितने रुपए में? 88 रुपए में बेचना चाहेगा, ठीक। अब एक बात बताइए आप कि 100 रुपए की वस्तु है जिसको उसने, मतलब उस, मान लीजिए आपके पास कोई बॉटल है, उसको 100 रुपए उस पर लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार आपको बेचते समय 12 रुपया छोड़ दिया, अर्थात 12% छोड़ दिया। तो 88 रुपए का आप वो बोतल खरीदते हैं, लेकिन उस बोतल को दुकानदार मात्र 64 रुपए में खरीद के लाया है। तो पूछा हुआ है कि दुकानदार को कितना % लाभ होगा? तो आपने जो लिया वो विक्रय मूल्य हुआ, दुकानदार का जो पैसा लगा था वो क्रय मूल्य हुआ। तो 88 रुपए में से 64 रुपए अगर घटा दीजिएगा तो दुकानदार का निकलेगा लाभ। कितने रुपए पे? तो जितना दुकानदार का लगा था, दुकानदार का कितना लगा था? 64 रुपए गुणे 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत का आपको फॉर्मूला पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यही फॉर्मूला मैं यहां पे लगाया हूं, बस शॉर्ट किया थोड़ा सा चीजों को, ठीक है। तो आप भी इस तरीके को सोचिए। अब यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आ जाएगा 37.5% आंसर। अगला प्रश्न है 53। क्या है? प्रश्न संख्या 53 है कि 10% की 2 क्रमिक छूटें एक अकेली छूट के रूप में कितने के बराबर होंगी? तो ध्यान दीजिएगा कि छूट, आपने फॉर्मूला अगर याद किया हो तो ये भी याद किया होगा, a + b - ab बटे 100, ठीक। तो वही 10 + 10 - 10 × 10 कटाएगा 1, 19% आंसर आ जाएगा इसका। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये भी है। क्या? सॉरी, यहाँ पे मैं गलती से 9 लिखना चाहिए था, 11 लिख दिया, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 81 और यहाँ से हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ से हो जाएगा 19, यानी 81%, सॉरी 19%। 19 बटे 100 गुणे 100 कीजिएगा, 19% हो जाएगा, ठीक। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे कहा 10%,
पे छूट मिल रहा है, 10% की छूट मिल रहा है, यानी 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, यानी लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 रुपए पे 1 रुपए का छूट मिल रहा है, यानी 10 पे 1 का छूट मिला तो कितना लगा 9। उसी तरीके से अगले बार भी हो रहा है, तो 10 पे 9, तो 10 गुणे 10 100, 9 गुणे 9 81, तो 100 पे 81 यानी कितने का छूट हुआ 19 का, कितने पे 100 पे, परसेंटेज में बदलना गुणे 100, गुणे 100 100 कट गया यानी 19% आंसर। ठीक है, उसी तरीके से अगला प्रश्न है हमारा क्या 54, प्रश्न संख्या 54 है, विक्रय मूल्य पर 20% हानि उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, किस पर, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, क्रय मूल्य पर नहीं कर रहे, किस पे, विक्रय मूल्य पे 20% की हानि। तो हमने मान लिया अगर कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है, ठीक, किस पे, विक्रय मूल्य पर जितने जब वो बेच रहा है उस पे 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो क्या पूछा प्रश्न में, उसके लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि है, तो उसके विक्रय मूल्य पे हुआ 20% की लागत मूल्य, तो अब बताइए कि हानि प्लस विक्रय मूल्य ही उसका लागत मूल्य हो जाएगा, तो हानि प्लस विक्रय मूल्य उसका लागत मूल्य हो जाएगा, यानी 120 उसका लागत मूल्य हो गया। क्यों, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य को मान लिया 100, तभी तो उस पर 20% की हानि हम 20 लिख रहे हैं। तो विक्रय मूल्य पे 20% की हानि, यानी विक्रय मूल्य 100, हमारी हानि 20, हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 100 प्लस 20 120 गुणे 100। ठीक, तो कटाइएगा यहां से, तो 50/3, 50/3 को आप लिख सकते हैं 16.2/3। ये सब जो है वो शॉर्ट अप्रोच है, और मैं जानबूझकर आज आपको शॉर्ट तरीके बता रहा, इसलिए कि एक ही क्वेश्चन को देखने का 2 तरीका हो सकता है, और आप एग्जाम के नजदीक हैं तो आप इस तरीके को भी समझने का प्रयास कीजिए। बाकी डिटेल सॉल्यूशन तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुद भी बना लेते होंगे। ठीक, अगर बाकी लोगों में से किसी को भी इसका डिटेल भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो मुझे मैसेज करिएगा, एक एक क्वेश्चन को डिटेल सॉल्व करके दे दूंगा आपको। अगला प्रश्न है 55, लागत मूल्य का 72%, लागत कीमत के 9% का 8% किसी वस्तु की लागत कीमत की कितने प्रतिशत के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लागत मूल्य का 72% हमने लिख लिया, लागत मूल्य का 72%, यानी लागत मूल्य 100 मैंने मान लिया, 100 का 72/100। फिर कह रहा है लागत का 9%, तो लागत कितना था 100, 100 का 9% का 8%, तो का 8/100 सॉल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा 72 गुणे 72/100। 100 हो तो उसको परसेंटेज में लिखने के लिए ऊपर, क्योंकि हमको एक बात आपको पता है ना, 72% हम लिख सकते हैं 72/100, तो यही तो हमने यहाँ पे किया है इसके बदले में। ये बात समझ में आ गई। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 56 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक गोले के व्यास में 10% की, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। ध्यान देंगे यहां पे मैं प्रश्न को गोला न समझ के वृत्त समझ गया था, इसलिए वृत्त का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ठीक है, आप इस प्रश्न को मैं अभी सॉल्व कर देता हूं, साथ साथ में देखिएगा, इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कह रहा है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। ठीक है, गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। गोले का आयतन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 4/3 πr²। क्या होता है 4/3 πr²। अब देखिए ये मान लिया R1, ये मान लिया मैं R2, तो 4/3 πr²। इतना हो गया हमारे पास। ये वाला टर्म तो कॉमन है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं क्या किया हटा देता हूं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से। अब बचा हमारे पास R का पहले वाले का Q और दूसरे वाले का Q। अब एक बात बताइएगा आप कि कह रहा है कि व्यास में 10% की कमी हो रही है, तो त्रिज्या में भी 10% की कमी होगी। ठीक है, व्यास में 10% की कमी हो रही तो त्रिज्या में भी होगी। यहां उससे नहीं घबराना है आपको, बस ये ध्यान दें 10% की कमी हो रही है। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइएगा, यहां सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि व्यास में 10% की कमी हो रही है। ठीक है, ओवरऑल त्रिज्या में भी 10% की ही कमी होगी। अब 10% कमी का मतलब क्या, 10/100, यानी इसका मतलब क्या 9, ये कट जाएगा 1/10, यानी कि 1/10, यानी 10 पे कितने का कमी हो रहा है 1 का। तो आपने क्या लिखा था
पहले वाले का क्यूब और दूसरे वाले का क्यूब, पहले वाले यानी 10 का क्यूब और दूसरे वाले यानी 9 का क्यूब। ठीक है, तो 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, इनके बीच का अंतर अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। ठीक है, किस पे कमी हो रही है तो 1000 पे, तो 1000 बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, हमसे परसेंटेज में पूछा गया होगा, क्या पूछा है परसेंटेज में ही पूछा ना, हाँ परसेंट में पूछा है तो गुणे 100। अब यहां से जब आप घटाइएगा तो आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 270 और एक 271, तो हो जाएगा 271 बटा में 1000 गुणे 10। ठीक है, यहां से 100, 2 जीरो से यहां 2 जीरो कटा लीजिएगा और ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 27.1% की कमी होगी। ये आपका आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर होगा ये। लेकिन ध्यान देंगे कि आपके प्रश्न बनाने वाले ने भी क्या किया है कि भले ही वो गोला लिख दिया है, लेकिन उसने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया है। और अगर आप गोला के हिसाब से बनाइएगा, ध्यान देंगे, अगर आप गोला के हिसाब से मान करके बनाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 27.1। पूछिए कैसे, क्योंकि वृत्त का कोई आयतन होता ही नहीं है। आपने कभी सुना है कि किसी 2D डायमेंशनल यानी एक्स और वाई प्लेन पर कोई भी फोटो बन रहा उसका आयतन होता है? नहीं, जब तक उसमें ऊंचाई आएगा नहीं तब तक आयतन बनेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए आप अगर बनाए होंगे और एग्जाम में भी आपको अगर आंसर लगवाया गया होगा क्या 19%, तो ठीक है, आप गोला नहीं समझिएगा, आप वृत्त समझिएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको गोला मिले तो आप उसे क्या करेंगे, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, और उसका आंसर हो जाएगा 27.1। तो अगर आप, मैं ये बताया क्यों आपको, यहां से भी हो सकता था, मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि ऐसा कीजिए कि गोला को काट के वृत्त लिख लीजिए, वो वृत्त है, तो हो जाता। लेकिन नहीं, अगर आपको एग्जाम में मिलता है ये क्वेश्चन और वहां गोला लिखा हुआ होगा तो पक्का दोनों ऑप्शन होगा, 19% भी ऑप्शन में होगा, 21% भी होगा और 27.1% भी होगा। आपका आंसर 27.1 होगा। कब? जब गोला दिया होगा और आयतन पूछा गया होगा। ठीक, तो ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 57, प्रश्न संख्या 57 है कि वृत्त में एम यहां कुछ नहीं है, एम ऐसे ही लिखा गया। ठीक ना, क्योंकि लास्ट में आप देखिएगा आपका एम कट जाता है, तो अगर आपको एग्जाम में कहीं वो कुछ भी लिखा हुआ मिले तो उससे घबराना नहीं है। ये आपको एक फोटो मिला हुआ है आपके प्रश्न में। ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, बी का वैल्यू दिया हुआ है 15, सीई का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 और डीई का वैल्यू हमसे पूछा गया। तो आपको एक बात बता दूं कि वृत्त के अंदर कोई भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो दोनों का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होता है। दोनों का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होता है, यानी ए गुणा बीई बराबर सीई गुणा डीई के होगा। क्लियर है आप इतना? तो वही मैंने यहां वैल्यू पुट कर दिया, तो डीई का मान आ जाएगा 24। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप बना भी लेंगे। अगली प्रश्न संख्या 58 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का मसा 120 है। कितना है? 120 और उनके वर्गों का योग 279 है। कितना? 279 यानी 289, 89 है। उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो एक बात बताइए कि अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हैं, हमसे संख्याओं का योग पूछा गया है, ये पूछा गया है, हमें ये वाला दिया हुआ है और यहां जो मसा लिखा हुआ है प्रश्न में, ये मसा नहीं लस है। आप काट लीजिएगा, लस है, क्योंकि x बटा y अगर लिखता है तो मसा होता, x इंटू वाई है तो लस है। और इसको सेट करने का यही तरीका है। यहां जो आप भी सोच लीजिएगा, देखिएगा आपका जो संख्या आएगा उसका, अगर आप जैसे 15 और 8 आ रहा है, आपका संख्या 15 और 8 आएगा, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कैसे। तो 15 और 8 अगर आपकी संख्याएं आ रही हैं, क्या आ रही हैं? 15 और 8 आ रही हैं, तो एक बात बताइए कि 15 और 8 का आपने कभी मसा सुना है 120? नहीं। ठीक, उनका लसा 120 होगा। तो इसका यहां पे मसा की जगह पे लस है, प्रश्न में थोड़ा सा एरर है। तो अब आप देखिए, आपको स्क्वायर दिया हुआ है, आपको इनटू दिया हुआ है, आपसे एक्स वाई पूछ रहा है, तो इतना आपको दिमाग में जाना चाहिए। अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और हमने वही किया। क्या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 289। कितना दिया हुआ है?
289 प्रश्न में दिया है, और ये 289 इन दोनों का वर्ग तभी पॉसिबल है जब 15 और 8 वैल्यू हो, इसलिए मैं यहाँ पे 15 और 8 लिख दिया। जरूरी नहीं है आप मत लिखिए, आप 15 स्क्वायर और 8 स्क्वायर जब पे डायरेक्ट 289 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में तो डायरेक्ट वैल्यू दी। मैं 15 और 8 सिर्फ इसलिए लिखा कि आपको समझा पाऊं कि वहां जो मस दिया हुआ है वो मस नहीं है, लस है, उसको सुधार लीजिएगा आप, ठीक है। 2 इंटू एक्स वाई क्या है, यही लस है, ठीक है, क्योंकि 3 और 5 का लस क्या होता है 15, तो 3 गुणे 5 ही तो कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहां से आपका हो गया 120 लस, यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो x प्लस वाई, ये रूट इधर जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, इधर से आ जाएगा 529 का वर्गमूल 23, आंसर 23, x प्लस वाई बराबर 23। वैसे आप 15 और 8 को भी जोड़ लीजिए 23 हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा यहां पे सोच लेते ये बात 289 xy, तो आप बिना ये सब किए, ये जो काम कर रहे हैं 3 ऐसे बिना किए 15 8 ओरली 23 बोल के निकल जाते, और मैं इसलिए 15 और 8 को अलग लिखा था ताकि आप भी इस अप्रोच को समझिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 59 की तरफ। प्रश्न संख्या 59 क्या है कि फलों की एक टोकरी में 52% लीची है और 48% कीवी है, यदि वे संख्या 50 है तो लीची और कीवी का अनुपात कितना है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक टोकरी में जितने भी फल हैं, ठीक, जितना भी हट सकता है, टोटल फल 50 है, जिसमें से प्रश्न में कह दिया कि टोकरी का भरा हुआ जो टोटल भाग है उसका 52% लीची है और 18% कीवी है। टोटली पूरा भरा हुआ यानी 100% है। 100% किसके बराबर दिया हुआ प्रश्न में 50 के, यानी 1% किसके बराबर हो गया हाफ के, तो 52% बराबर 52 गुणे हाफ, यानी कि लीची कितना हो गया 26। उसी तरीके से 48% हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी 26 अनुपात 24। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 26 का 13 हो जाएगा और 24 का 12, यानी अनुपात कितना हो जाएगा 13 अनुपात 12, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। तो प्रश्न संख्या 60 की तरफ बढ़िए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके दो आयाम और परिधि क्रमशः 9, 11 और कितना है 34 है। 9, 11 और 34 है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, आपने हीरोन फार्मूला का नाम सुना है? क्लास 8 में ही बताया गया था त्रिभुज के हीरोन फार्मूला को निकालने के लिए। हीरोन फार्मूला क्या होता है कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हैं तो हीरोन फार्मूला लगाया जाता है। ठीक है, अब हीरोन फार्मूला में देखिए क्या होता है कि उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप पहले निकालना होता है, और ये जो S है ये अर्ध परिमाप ही है। अर्ध परिमाप अब कैसे निकलेगा, तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2 कर दीजिए। प्रश्न में हमारे लिए एक अच्छा काम किया है कि इसने त्रिभुज का परिमाप दे दिया है। कितना दिया भाई, तो इसने दिया 34। कितना दिया 34, तो हमारा अर्ध परिमाप यानी उसका आधा कितना हो जाएगा 17, यानी कि S का वैल्यू कितना प्रश्न में दे दिया हमसे, तो हम कहेंगे 17 सर। 34 का आधा 17 होता है। अब देखिए फॉर्मूले पे बिठा दीजिए, S की जगह पे 17 बिठाइएगा, A की जगह पे जो आपको पहला भुजा दिया वो, दूसरा भुजा जो दिया वो, तीसरी भुजा दिया वो। अब एक बात आप हमें बताइएगा कि आपको पहली भुजा कितनी दी है 9, कितना दिया है पहली भुजा 9, दूसरी भुजा 11 और टोटल भुजाएं हो जा रही हैं 34, जोड़ने पे सबको 34। तो पहला 9 दिया, दूसरा 11 दिया, 11 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 और टोटल होना चाहिए 34, तो 14 और यानी तीसरी भुजा कितनी रही होगी 14। ये मान लीजिए 9 रहा, ये 11 रहा, तो ये 14 रहा होगा। क्यों, क्योंकि टोटल को जोड़ने पे 34 आना चाहिए। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब यहां से देखिए S की जगह पे 17, क्योंकि हमको अर्ध परिमाप लिखना होता है, तो 17 इंटू 17 माइनस A। अब 17 माइनस A मैंने देखिए उतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं करने का प्रयास किया, डायरेक्ट घटा दिया। 17 माइनस A, A की जगह पे दिया था 9, 17 में से 9 घटा दिया, लिख दिया मैं 8 यहां पे। उसी तरीके से 17 माइनस 11 लिख दिया 6, 17 माइनस 14 लिख दिया 3। ठीक, और इसको टोटल कैलकुलेट कीजिएगा, टोटल क्या कीजिएगा कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको तोड़ने का थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए। देखिए 6 18 और 18 8 44 से 144 बाहर निकल के हो जाएगा 12, 17 अंदर का अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 12 रूट 17 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 61 की तरफ। 61 प्रश्न क्या है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो भैया लीप वर्ष होता कितने दिन का है 366, और विषम दिन का मतलब कि सप्ताह के बाद जो आने वाला दिन है वो विषम दिन है। तो 7 से भाग दे दीजिए, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 से भाग दिया आपने तो 52 सप्ताह 2 दिन हुआ, यानी विषम दिन की संख्या कितनी हो गई 2 दिन। लीप वर्ष का था तो 365/7 करते तो 52 सप्ताह 1 दिन हो जाता लीप वर्ष। और यही वजह है कि नॉर्मल ईयर में एक एक दिन बढ़ता है,
जैसे आज 12 जनवरी को आज कौन सा दिन है? मंगलवार। तो अगले साल 12 जनवरी को कौन सा दिन होगा? बुधवार। क्यों? क्योंकि 52 सप्ताह एक दिन पूरा हो जाएगा उस समय तक। बात समझ में आ रही है? बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 62 की तरफ। प्रश्न दिया हुआ है कि बहुलक निकालना, आपको मोड दिया हुआ है। प्रश्न में हिंदी नहीं लिखा हुआ था, मोड लिखा हुआ था, तो आपको भी पता होना चाहिए कि मीन, मीडियन और मोड क्या है। तो मोड का हिंदी बहुलक होता है, ठीक है। 25, 45, 58, 87, 45, 54, 49, 12 और 60 का बहुलक निकालना था। तो बहुलक का मतलब जो बहुत बार आया हो। बहुत बार कौन आया भाई? 25, 45 है, तो बहुलक क्या हो गया? 45 हो गया। आंसर 45, ठीक है। अगले प्रश्न संख्या 63 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 23 सितंबर 1987 को कौन सा दिन था? मैंने आपको कल भी एक कैलेंडर का प्रश्न कराया था और आज भी करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप इस पैटर्न को सीख जाइए। जो मैं बता रहा हूं ये बिना ट्रिक का है। कैसे? सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने कल भी बताया था कि जो दिया हुआ वर्ष है उसको नहीं लिखते हैं, उससे एक साल पहले लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 1986 के बाद, क्योंकि 1986 पूरा हो गया, उसके बाद हम जनवरी या फरवरी या मार्च या अप्रैल या मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर में अभी 23 तक पहुंचे हैं। यानी 1987 मेरा खत्म नहीं हुआ है। और यही वजह है कि हम 1987 नहीं लिखते, 1986 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 1986 तक पूरा हुआ है। अगर आप 1987 लिखे और तब निकालिएगा तो निकाल दीजिएगा 1988 का, निकालना था 1987 का, निकल जाएगा 1988 का, हो जाइएगा गलत। ठीक, इसीलिए आपको जो भी ईयर दिया हो उससे एक साल पहले वाला ले लीजिए और उसको दो भाग में तोड़िए, एक शताब्दी वर्ष में और एक नॉर्मल वर्ष में। तो 1986 को हम तोड़ सकते हैं, 1900 + 86 तोड़ दिया हमने, फिर 23 सितंबर को लिख दिया उधर आराम से। अब देखिए शेष दिन निकालने का तरीका हमने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं। इस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग मारा जाएगा तो 3 शेष बच सकता है। कौन कौन का? 100 वर्ष बच सकता है, 200 वर्ष बच सकता है, 300 वर्ष बच सकता है, क्योंकि 400 से पूरा तो 400 कट ही जाएगा। ठीक, तो हमने यहां 1900 में 400 से भाग मारा, शेष बचा 300 और 300 में ऑड डे होता है 1। ठीक है, 300 में ऑड डे कितना होता है? 1। 100 पे कितना होता है? 5 और 200 पे कितना होता है? 3। ठीक, 300 पे कितना होता है? 1। अब देखिए यहां शेष बचा 300 इसलिए ऑड डे हो गया 1। अब मैं ओरिजिनल काम की तरफ बढ़ रहा हूं। 86 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो मैंने अभी बताया ना आपको, नॉर्मल ईयर में कितना बढ़ता है? एक एक दिन। तो 86 साल में बढ़ गया 86 दिन। फिर इस 86 साल में कितनी बार लीप ईयर आया है? तो लीप ईयर आया है, 4 से भाग मार दीजिए 86 में, जितनी बार तक कटे उतना हो जाएगा। पूर्णांक पूर्णांक में नहीं जाना, पूरा पूरा कटाना है। तो 86 पूरा तो कटेगा नहीं, लेकिन इससे पहले 84 आता है और 84 कट जाएगा 4 से 21 बार में, तो 21 बार हो गया लीप ईयर, यानी 21 दिन और ज्यादा। ठीक है, तो ये 86 दिन नॉर्मल वर्ष में और 21 दिन लीप ईयर में। ठीक, इसके बाद जनवरी कितने का होता है? पूरा जनवरी बीत गया। जनवरी कितने का होता है? 31। 31 में एक्स्ट्रा दिन कितने? 3। कैसे? क्योंकि 31 में 7 से भाग मार दीजिए ना, जो बचेगा वही एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। एक्स्ट्रा दिन कौन होता है? जो सप्ताह के बाद बचने वाला दिन है वही एक्स्ट्रा दिन है। तो 31 में जब 7 से भाग मारेगा तो 4 सप्ताह 3 दिन आता है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा दिन। अब देखिए फरवरी है, तो फरवरी किसका है? 87 का। क्यों? क्योंकि 87 में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 30 तक बिता दिया। तो 87 का, अब 87 में 4 से भाग मारेगा तो थोड़ी कटेगा, इसलिए 87 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन का, 28 को 7 से भाग मारिए, 0 शेष दिन। इसी तरह से मार्च 31 का 3 दिन, मई जो होता है 30 का 7 से भाग मारिए 2 दिन, जून, मई, जून, जुलाई इसी तरह से बढ़ते आएगा। तो जुलाई कितने का होता है? 31 का 3 दिन। अगस्त कितने का होता है? 31 का, वो भी 3 दिन। और सितंबर में हम कहां तक पहुंचे भाई? 23 तक, तो 23 लिख दिया मैंने यहां पे। अब देखिए आपको क्या करना है कि इतना बड़ा डाटा नहीं जोड़ना है, कभी नहीं, हम इसके लिए काम ही नहीं कर रहे। हमको क्या करना है कि जैसे ही 7 से ज्यादा होगा 7 से भाग मार के शेष ले लेना है। क्यों? क्योंकि सर हमको पता है कि 9 दिन का मतलब होता है 2 दिन अतिरिक्त। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह 2 दिन हो जाता है 9 दिन में। ठीक, तो अब देखिए एक तो ये लिख लिया, जैसे ही 86 दिखा तुरंत 7 से भागा मारिए, 84 तक कट जाएगा, बचेगा 2 दिन, यानी 1 दिन इसका, 2 दिन इसका, 1 2 3 दिन, ये 21 पूरा कट जाएगा, इसमें कोई अतिरिक्त दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 से भागा मार कर लीजिए। तो अभी तक मेरा 3 दिन इधर हुआ, 3 3 6 दिन और 6 और 3 9 दिन। 9 नहीं लिखना हमको, हमने अभी बताया आपको कि 7 दिन पे सप्ताह पूरा हो गया, तो 7 दिन पे सप्ताह पूरा हो गया, तो एक सप्ताह 2 दिन हो गया 9 का मतलब। तो अब 2 दिन यहां से काउंट कीजिए, 2 2 4 और 3 7, 7 पे ही सप्ताह खत्म। जो खत्म उसको खत्म, ओरली बनाना भाई हमको। अब देखिए 2 3 5, 5 3 8, 8 जैसे ही है इसका मतलब 7 दिन उसमें से हटा दीजिए 1 दिन, और 23 को 7 से भागा मारिए, कितना हो जाएगा भाई? तो 2 दिन शेष बचेगा, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, यानी हमारे पास अतिरिक्त दिन कितना हुआ टोटल? 3, यानी
3 किसका कोड है? 3 है वेडनेसडे का। क्यों? क्योंकि 0 है संडे का, 1 है मंडे का, 2 है ट्यूसडे का, इसी तरीके से 5 है फ्राइडे का, 6 है सैटरडे का। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। ओरली बना लीजिएगा अगर आप इस तरीके पे काम करते हैं तो, और बिना किसी ट्रिक के। बहुत सारा हमने देखा आप लंबे लंबे ट्रिक याद करते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 64 की तरफ। प्रश्न संख्या 64 है कि साइन ए अनुपात कॉस से दिया हुआ है। साइन ए अनुपात कॉस से कितना दिया हुआ है? 4:7 दिया हुआ है। 4:7 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा हुआ है कि 7 sin a - 3 cos a बटे 7 sin a + 2 cos a का मान कितना होगा? आप चुपचाप साइन की जगह पे साइन ए के बदले 4 लीजिए, कॉस ए के बदले 7 लीजिए, और जहां साइन ए दिया हुआ वहां 4 से गुणा कीजिए, जहां कॉस ए दिया 7 से गुणा कीजिए, आपका आंसर 1/6 रखा हुआ है। बढ़िए अपने प्रश्न संख्या 65 की तरफ। प्रश्न संख्या 65 क्या है? तो प्रश्न संख्या 65 है कि tan अल्फा बराबर 3 - 2√2 है, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान कितना होगा? अब देखिए tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी आपको x दिया हुआ, अब आपको यहां पे भी एक ट्रिक सिखा देता हूं। जब भी x दिया हुआ हो, x बराबर मान लीजिए 6, आपसे पूछा 1/x क्या होगा, तो 1/x 1 और x की जगह पढ़ने में 6, ये हो जाएगा भाई, ये तो तय है। लेकिन अगर आपको x दिया हुआ है इतना 3 - 2√2, अब 1/x पूछेगा तो आप कहेगा इस सर लीजिए, आपका नियम लगा दिए 3 2√2, लेकिन ये नीचे रूट में नहीं आना चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं क्या करना है। परमेयीकरण तो करना ही, वो बेसिक काम है। आप इसका अलग स्क्वायर करके देख लीजिए और इसका अलग स्क्वायर करके देख लीजिए। अगर डिफरेंस 1 आ जाता है, कितना 1 आ जाता है, तो आप डायरेक्ट 1/x बराबर लिख सकते हैं, इसमें से प्लस लागे। इसका डिफरेंस जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर होता है 8, क्योंकि 2 दूना 4 और 2 8। ठीक, अब देखिए माइनस के डिफरेंस कितना आ गया 1। इसका मतलब देखिए कि अगर आपको 1/x लिखना हो तो डायरेक्ट अब आप लिख सकते हैं 3 + 2√2। और ये मैं कहीं से ट्रिक उरिक नहीं है, ये देखिए आपको मैं बेसिक अभी दिखा देता हूं, ऐसा होता है। आपको ट्रिक क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसको आप याद रख लीजिए, ये छोटी छोटी चीजें जो आपका टाइम बचाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब बताइए कि यहां से हो गया 3 + 2√2 और इतना ही आएगा भी। अभी आपको प्रूफ भी कर देता हूं मैं। देखिए यहां से ऐसे किया 1/tan अल्फा, tan अल्फा तो दिया हुआ तो 1/tan अल्फा नीचे लिखा, ऊपर परमेयीकरण कराने में क्या किया जाता है? सिर्फ साइन चेंज कर दिया जाता है। मैंने चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करा दिया। ठीक, अब देखिए 3 हो गया a और 2√2 हो गया b, तो a - b × a + b, a² - b², जो मैं अभी बात कुछ देर पहले बोला था। अब a² यानी 3 का स्क्वायर 9, b² - b² यानी 2√2 का स्क्वायर यानी 8, तो 9 में से 8 घटे कितना आया? 1 आ रहा है। मतलब आप एकदम रट जाइए कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अगर 1 आ गया तो 1/ जो दिया हुआ है, मान लीजिए यहां x दिया हुआ है सपोज, तो 1/x का मान हो जाएगा डायरेक्ट 3 + 2√2, यानी जो भी दिया रहेगा 3 + 2√2 ही नहीं, जो भी दिया रहेगा बस उनके बीच के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, अब आप अपना वैल्यू पुट कर लीजिए डायरेक्ट। क्या? tan अल्फा की जगह पे 3 - 2√2 और 1/tan अल्फा। तो देखिए मैं रख रहा हूं यही वैल्यू 3 - 2√2, लेकिन माइनस पहले से है तो माइनस गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस -3 हो गया, और प्लस माइनस माइनस -2√2 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, -2√2 जोड़िएगा तो -4√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 66 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 क्या है? पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। यानी कि माताजी और पिताजी की उम्र जोड़ दें तो जो बेटा है उसके उम्र के 7.5 गुना हो जाता है ये लोग, यानी दोनों को बराबर करना होगा। अब एक बात बताइए, आपके पास 50 रुपए, मेरे पास 25 रुपए, तो आप मेरे दुगुना है, मुझे आपके बराबर जाना होगा, तो क्या करूंगा? मैं अपने में 2 से गुणा करूंगा। इसीलिए मैं बेटे में 7.5 से गुणा किया। क्यों? क्योंकि बेटा 7.5 गुना कम है उनसे। ठीक है, आपको भी ये बात ध्यान देना होगा। बहुत लोग गलती क्या करते हैं? उल्टा गुणा कर देते हैं, माता पिता में ही 7.5 से गुणा कर देंगे। लो अब और लिखेंगे बराबर। बराबर नहीं हो भैया, आप बहुत गुना बढ़ा के लेके चलेगा, आप गलत हो रहे हैं। ठीक, जब भी देखिए बराबर कर रहे हैं तो कौन कम है? जो कम है उसकी तरफ कोई भी काम कीजिए। जैसे आप मेरे 4 गुना हैं तो मैं अपने में 4 से गुणा करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपके बराबर जाना है। ठीक, तो अब इस चीज को ध्यान देंगे। अब एक बात और भी देखिए, आगे प्रश्न में क्या कहा गया कि माता की आयु 35 वर्ष है, यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुना है तो बेटा की आयु कितनी है? फिर कहा कि पिता की आयु बेटे की आयु की 4 गुना है,
यानी किसकी आयु 4 गुना है? पिता की। बड़ा कौन है? पिता। यानी छोटा कौन है? बेटा। कितना? 4 गुना छोटा है। तो किस में गुना करेंगे? बेटे में। किससे? 4 से। ठीक है। अब आप बताइए कि यहां से ये आपको पता चल गया कि फादर 4 गुना बड़ा है और दोनों मिलाकर के 7.5 गुना बड़ा है, यानी कि माता जो वो 3.5 गुना बड़ी है। क्यों? क्योंकि यहां 4 रख के देख लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। फादर की जगह पे 4 लिख लीजिएगा, घटाइएगा तो माता आ जाएगी कितने बार? और 7.5 नहीं 3.5। कितना? 3.5। अब एक बात बताइए आप मुझे कि माता की उम्र कितनी हुई है? 35 वर्ष। ये बेटे के कितने हैं? 3.5 गुना। तो 3.5 गुना को हम लिख सकते हैं 7/2 गुणे सन। यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, बेटे का उम्र कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। तो आप भी इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को सोचते हैं तो मैथ्स बनता है। अब अगला प्रश्न है कि रूट के अंदर क्या दिया हुआ है? रूट के अंदर दिया हुआ है 10/6। इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल अगर आप याद रखे हैं तब तो अच्छी बात है। कितना? 0.774। अगर नहीं याद रखे हैं तो एक काम कीजिए, वही बेसिक तरीका क्या करना होगा कि 6/10 कर लीजिए। 6/10 कर लीजिए, 6 का वर्गमूल अलग निकालिए, 10 का अलग निकालिए, फिर ले जाइए आराम से। ठीक। तो वो भी तरीका, लेकिन आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए बेहतर है क्योंकि ये सब प्रश्न जो है वो आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको छोटी छोटी चीजें याद हैं कि नहीं है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे जब हम, तो यहां से कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 20,736 का वर्गमूल कितना होगा? अब देखिए आपको एक काम करना होगा, मुझे लगता है कि 10/6 वाला तो याद रखना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी कोई याद रखेगा। तो आप इसका वर्गमूल निकाल करके मुझे कमेंट में पक्का बताएंगे। अगर आप कमेंट में नहीं बताएंगे, इसका मतलब मैं समझ रहा हूंगा कि आप सीख नहीं रहे हैं सही से। ठीक है। इसलिए आप 20,736 जैसे ही आएगा आप जाइएगा, कॉपी पेन उठाइएगा, पहले आंसर निकालिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, इसके बाद आगे की वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 69 की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमारे पास एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है। जैसे ही समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसका मतलब कि समचतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला कोई हमारे पास एक आकृति है, और सम का मतलब बराबर, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। क्लियर है? क्लियर है? देखिए आगे क्या कहा गया कि उसकी एक भुजा, उस चतुर्भुज की एक भुजा कितनी है? 12 है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और उसका एक विकर्ण है, वो भी 12 सेंटीमीटर का है। क्या है? उसका एक विकर्ण है, वो भी 12 सेंटीमीटर का है। बहुत लोग टेंशन में आ गए होंगे कि सर विकर्ण और लंबाई बराबर हो जाते हैं। अरे भैया ये जो है, ये हमने क्या कहा है आपको? हमने ये नहीं कहा कि विकर्ण, हमने आपसे कहा है कि कर्ण। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कर्ण लंब या आधार के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही कर्ण की बात करते हैं 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है। विकर्ण में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसे ये बन रहा है, ये विकर्ण है तो ये 90 डिग्री होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक। क्योंकि मैंने यहां आयत या वर्ग नहीं कहा, आयत या वर्ग कहता तो 90 डिग्री बनता है। ये समचतुर्भुज आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मतलब कि वो भी फिगर मैं एग्जैक्ट फिगर बनाता हूं। ऐसा और ये मान लीजिए यहीं से था, ऐसे इतने ही पे था, ये भी हो सकता। बस समचतुर्भुज में एक ही बात ध्यान देना होता है, ये भुजा बराबर होनी चाहिए, बाकी एंगल क्या है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसे। ठीक। अब देखिए, लेकिन हाँ एक बात से फर्क पड़ता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में जब कटते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका समचतुर्भुज है तो ये इनके विकर्ण आपस में कट रहे हैं, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये तय है कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, लेकिन इनके विकर्ण आपस में बराबर होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। इनके विकर्ण आपस में बराबर होंगे ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक। ये कभी भूल के भी मत कहिएगा। ठीक। तो अब देखिए यहां पे क्या कहा कि हमें एक भुजा पता है, हमें इस समचतुर्भुज की भुजा पता है, तो सब बराबर हो जाएगा। हमने ये भुजा मान लिया यही 12 है, क्योंकि ये तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, समचतुर्भुज है ना जी। अब कहा कि एक विकर्ण, मैंने मान लिया कि यही वो विकर्ण है। ठीक है। और एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को आधे आधे पे बांटते हैं। कितने पे? आधे आधे पे बांटते हैं और 90 डिग्री पे बांटते हैं। दो बात आप ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड। अब ये 12 हो गया, ये दोनों 12 था, तो आधा आधा बटा तो ये 6 हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री पे बांट दिए तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा त्रिभुज मिल गया। देखिए तो ये वाला मिल गया, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 6 हुआ, ये 12 हुआ। अब ये जरूर 90 डिग्री होते हैं, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया भैया। ठीक। तो कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण स्क्वायर। तो अब देखिए आप इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये वाला पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का स्क्वायर यानी 6 का 36 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 144 यानी एक्स स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 144 माइनस 36। यही बात मैं यहाँ डायरेक्ट बोल रहा था। अब घटाएगा तो 108 आएगा, यानी x बराबर आ जाएगा √108। कितना आ जाएगा, 108। अब 108 को अगर आप बाहर निकलेगा तो 6√3, क्योंकि 36 गुणे 3 होता है 108, तो 36 का 6 बाहर निकल गया, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ये बात पता है ना। अब देखिए आपने एक भुजा निकाला था सिर्फ, कितना, 6√3। पूछ रहे हैं विकर्ण दूसरा वाला कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12√3। क्यों? क्योंकि आधा आधा पे बांटा था, ये 6√3 तो ये भी 6√3, जोड़िएगा 12√3। बात समझ में आ रही है हमारी? अगर आ रहा है तो आप मुझे ये बात भी जरूर कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए, क्योंकि जब हमारी और आपकी कन्वर्सेशन होगी तो हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमें पता चलेगा ये आपका डाउट क्या है और हम उसे और आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है तो नमक की मात्रा कितनी है? टोटल का 8%। घोल का मतलब क्या कि पानी और नमक दोनों का सॉल्यूशन, तो टोटल कितना है 550 ml और उसमें से 8% है नमक, तो 550 का 8/100 कर दीजिए, आ जाएगा 44 हो जाएगा आपका ml, क्या हो जाएगा, नमक। क्यों? 550 का 8/100 44 होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने प्रयास किया आज का टोटल सॉल्यूशन देने का, आपको पूरा ईमानदारी से सॉल्यूशन देने का। आप भी इसी तरह से ईमानदारी से एक एक प्रश्न को देख देख के बनाइए अगर आपसे नहीं बनता है तो, और जो प्रश्न नहीं बना है उसे 2 बार बनाइए कम से कम। ठीक है, चीजों को देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसको देखिए। एक काम ये कीजिए, दूसरा काम कि आप एक कॉपी बनाइए जिस पर अपने मैथ्स के जो नहीं बनने वाले प्रश्न हैं उनको लिखिए। ठीक है, और फिर 4 दिन 5 दिन बाद उस प्रश्न को बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर से वीडियो देखिए, फिर से बनाइए। अगर बन जाता है तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन नहीं बनता है तो फिर से देखिए। वीडियो का यही तो एक फायदा है कि आपको ये टेंशन नहीं लेना है यार अब कौन बताएगा। जितनी बार आप चाहें उतनी बार देखिए, बनाइए। जब तक बनाते रहना है जब तक कि हमसे नहीं बन जाता। जब हमसे बनने लगेगा तब नहीं देखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में आपके बेहतर उम्मीद के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।